हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज़ अभय अग्रवाल और अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव 1 का चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। अ फ्री U38 न्यूक्लियस केप्ट इन अ ट्रेन एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, U38 न्यूक्लियस यानी कि यूरेनियम 238, ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। तो क्या करता है? अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल जो है हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। ध्यान रखना, हीलियम के न्यूक्लियस को, हीलियम के एटम को नहीं। हीलियम के एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। पर हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं, यानी कि हीलियम विदाउट इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, वैसे इसकी डिटेल्स आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12 में, पर फिलहाल अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब आपको मैं बता दिया। ठीक है, अब क्या लिखा है? व्हेन अ ट्रेन इज स्टेशनरी a nuclear decays and a passenger measures that the separation between the alpha particle and the recoiling nucleus becomes x at time t after the decay। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक अपने पास यूरेनियम का यहाँ पर एटम है, ठीक है। अब U38 है ये, ठीक है। ये क्या किया? एक अल्फ़ा पार्टिकल को डीके कर दिया, तो अल्फ़ा पार्टिकल इस तरीके से आगे जाएगा, ठीक है। अब कुछ ये हालांकि ये बहुत बड़ा है, कौन? U38, U238 अल्फ़ा पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ना भाई। अब अल्फ़ा पार्टिकल जब डीके हो जाएगा तो उसका मास क्या होता है? 4। हीलियम न्यूक्लियस का मास क्या होएगा? 4। 2 न्यूक्लियन मतलब 4 न्यूक्लियन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? कितना मास बचेगा यहाँ पर? 234 और यहाँ पर 4। तो थोड़े सा ये रिकॉयल भी करेगा, पर उसके रिकॉयल को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नेग्लेक्ट कर दिए, अब आगे बढ़ते हैं। बोला है कि जब ट्रेन स्टेशनरी है तो टी टाइम के बाद अल्फ़ा पार्टिकल एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है, देखो भाई, द सेपरेशन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द रिकॉइलिंग न्यूक्लियस बिकम्स एक्स एट द टी टाइम आफ्टर द डीके। तो रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, तो यहाँ पर रिकॉइल को भी कंसिडर किया है। आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में, है ना। कर लो भाई, कर ली, कंसिडर कर ली। तो थोड़ी देर बाद क्या होएगा? ये रिकॉइलिंग न्यूक्लियस थोड़ा सा पीछे आ गया और अल्फ़ा पार्टिकल काफ़ी आगे चले गया, ठीक है। और बोला है कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और ऐसा होने में कितना टाइम लगा है? टी टाइम लगा है, ठीक है। तो ये तो हो गया केस 1, जब ट्रेन रेस्ट पे थी, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या लिखा हुआ है? इफ़ द डीके टेक्स प्लेस वाइल द ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। बोला है कि ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक है। उस केस में द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल and the recoiling nucleus at the time t after the decays as measured by the passenger is। ट्रेन की वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो भाई ट्रेन के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा पार्टिकल, बोला है कि ट्रेन जो है v स्पीड से जा रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ और दूसरे केस को यहाँ देखता हूँ। ये सेकेंड केस है। अब देखो भाई, सबसे शुरू में तो ये समझ लो कि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो जो शुरू में यूरेनियम न्यूक्लियस वहाँ पर रखा हुआ था, यूरेनियम 238, वो भी तो ट्रेन के साथ जा रहा था ना v वेलोसिटी से, ठीक है ना। ये बात आपको फर्स्ट पॉइंट ये नोट करने की है। सेकेंड पॉइंट, अब जब ही अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर वो पैसेंजर है। अब पैसेंजर जब इसको देखेगा, इस सिस्टम को, पैसेंजर कैसे फ्रेम में बैठा है भाई? पहले ही तो ये समझ लो, पैसेंजर एक इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ट्रेन एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ट्रेन की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इस रिमेनिंग रिकॉइलिंग न्यूक्लियस पे या फिर इस अल्फ़ा पार्टिकल पे कोई स्यूडो फोर्स वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है ना। कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा यहाँ पर हुआ था एग्जैक्टली वैसा होगा सेकेंड केस में भी, ठीक है ना। टी टाइम के बाद
ये थोड़ा पीछे चले जाएगा और ये जो है थोड़ा सा आगे चले जाएगा, और ये डिस्टेंस अभी भी कितनी होगी, x ही होगी। अभी भी t टाइम के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो x ही होगा, क्योंकि एक ऐसी फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। जैसे सोचो यार, इस फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो ट्रेन रेस्ट पे तो है, लेकिन सोचो ट्रेन कहाँ पर खड़ी है, ट्रेन अर्थ में खड़ी है। अब अर्थ भी तो घूम रही है ना, अर्थ घूम रही है, अर्थ सन के रेस्पेक्ट में घूम रही है ना, पर क्या अपन अर्थ के मोशन को कंसिडर किए, नहीं कंसिडर किए, तो यहाँ पर क्यों करेंगे भाई, है ना भाई। अर्थ को कैसी फ्रेम माना जाता है, लगभग इनर्शियल फ्रेम माना जाता है, ठीक है ना। भले ही अर्थ एक्सेलरेटेड होती है, वो सब आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में, पर अर्थ को ऑलमोस्ट इनर्शियल फ्रेम माना जाता है, ठीक है ना। अब चूंकि ये ट्रेन भी v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो ये फ्रेम कैसी हुई, इनर्शियल फ्रेम हुई। तो यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स वगैरह नहीं आएगा, जो भी फोर्स आएगा बस उस अल्फ़ा पार्टिकल और वो जो U34 बन जाएगा, ठीक है ना, उसके बीच में। यूरेनियम तो नहीं, वो डीके होकर दूसरा एटम बन जाता होगा, दूसरा न्यूक्लियस बन जाता होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि उसका जो मास है वो 4 कम हो गया और प्रोटॉन भी 2 कम हो गए, तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जब डिके होता है, अल्फ़ा पार्टिकल डिके होता है, तो न्यूक्लियस यानी कि एलिमेंट बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान बस ये रखना है कि चूँकि इनर्शियल फ्रेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो केस 1 हो चाहे केस 2 हो, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, ठीक है। फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, बस उस अल्फ़ा पार्टिकल और उस U234 के बीच में, मतलब 234 जो रिमेनिंग जो रिकॉइलिंग न्यूक्लियस होगा और अल्फ़ा पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा, वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इन दोनों को दूर करने के लिए। इनिशियल कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा और वो उन दोनों को दूर करेगा, कोई स्यूडो फोर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो केस 1 एंड केस 2 आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो काफ़ी लंबा हो गया ये, लेकिन इसमें है भी काफ़ी कुछ डिस्कस करने को, इसलिए थोड़ा सा लंबा इसको होना भी चाहिए था, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो। सो बाय बाय, और मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्टिव 1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो अब मिलेंगे ऑब्जेक्टिव 2 में, है ना। तो बाय।